हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है जिसमें हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया था कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है, इन्फ्लेमेशन का कॉज क्या है एंड इन्फ्लेमेशन कितने टाइप्स का होता है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये वीडियो लेक्चर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं भी देखेंगे तो भी ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है। तो वर्ड से ही हम डिफाइन करते हैं। एक्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कोई भी चीज जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है। अब देखो, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि सपोज करिए ये आपका कोई टिश्यू है। क्या है, आपका कोई टिश्यू है। सपोज कर लीजिए कि ये टिश्यू में भी मान लीजिए स्किन है। तो अगर आपके किसी भी टिश्यू पर अगर कोई इंजरी हो जाती है, क्या हो जाती है, कोई भी इंजरी हो जाती है, ये इंजरी फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, रेडिएशन हो सकती है, किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है। यानी अगर आपके टिश्यू में या तो कोई इंजरी हो जाए, या तो कोई इंजरी हो जाए, या टिश्यू के अंदर किसी पैथोजन की एंट्री हो जाए, किसकी एंट्री हो जाए, किसी पैथोजन की एंट्री हो जाए, तो क्या होगा कि आपका जो ये टिश्यू होगा, ये टिश्यू इस इंजरी से बचने के लिए और इस पैथोजन से होने वाले इंफेक्शन से बचने के लिए ये जो टिश्यू होगा ये रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये क्या करेगा, कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, और उस रेस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में समझाऊं तो किसी भी इंजरी और किसी भी पैथोजन से होने वाले इंफेक्शन से बचने के लिए आपका जो टिश्यू होता है वो जो रेस्पॉन्स जनरेट करता है, उस रेस्पॉन्स को ही क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अगर ये इन्फ्लेमेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ओके, तो ड्यूरेशन के बेसिस पे जो इन्फ्लेमेशन था हमने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो वो जहां भी आपको वर्ड दिख जाए एक्यूट, उसका मतलब है शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म, और जहां भी आपको वर्ड दिख जाए क्रोनिक, इसका मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर लॉन्ग टर्म। तो हमने ड्यूरेशन के बेसिस पे इन्फ्लेमेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, देखो एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेमेशन है जो जैसे ही आपकी इंजरी होती है या जैसे ही आपके इन्फेक्शन होता है तो जस्ट बाद में, इंजरी या इन्फेक्शन के जस्ट बाद में जो रेस्पॉन्स जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। यानी ये इमीडिएट होता है, इनिशियल एंड फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है, और रैपिड होता है, और जस्ट आफ्टर इंजरी होता है। बिल्कुल होता है ना, जैसे चोट लगती है हम फर्स्ट एड देते हैं, तो ये एक तरह से फर्स्ट एड की तरह है। जैसे आपकी इंजरी हुई या जैसे आपके इन्फेक्शन हुआ, तो जो पहला आपका जो टिश्यू है वो जो फर्स्ट रेस्पॉन्स जो जनरेट करेगा, फर्स्ट इनिशियल रैपिड रेस्पॉन्स जो जनरेट करेगा आपका टिश्यू, वो क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए ये आपकी कोई टिश्यू है और यहां पे क्या होती है, कोई इंजरी होती है या पैथोजन एंटर करता है, तो ये जो टिश्यू होगा, ये जो पहला फर्स्ट इनिशियल रैपिड रेस्पॉन्स जनरेट करेगा इस इंजरी या पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है, उस इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। सो इट इज फर्स्ट इनिशियल रैपिड रेस्पॉन्स। यानी इसका जो ऑनसेट होता है वो इमीडिएट होता है, जस्ट आफ्टर इंजरी और जस्ट आफ्टर इन्फेक्शन। लेकिन इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है। यानी इसका जो रेस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो जाता है विद इन मिनट्स, या तो कुछ ही मिनट में, जैसे आपकी इंजरी हुई, जैसे आपका इन्फेक्शन हुआ, उसी के कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही आवर्स में ये आपको देखने को मिल जाएगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन। चलता कब तक है, कितने ड्यूरेशन तक ये हेल्प करता है उस इंजरी या उस पैथोजन के अगेंस्ट, शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ आवर्स से लेकर कुछ डेज तक क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन को परफॉर्म करने में, यानी जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या जो रेस्पॉन्स है, ये किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, इसका मीडिएटर कौन है, कौन इसको जनरेट करने में हेल्प करता है। तो जितने भी एक्यूट इन्फ्लेमेशंस होते हैं वो शो किए जाते हैं आपकी डब्ल्यूबीसी के द्वारा, और डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा। और न्यूट्रोफिल्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, पीएमएनसी। न्यूट्रोफिल्स का ही दूसरा नाम क्या है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया एक्यूट इन्फ्लेमेशन किसके द्वारा शो किया जाएगा, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा। इसका एक एक्सेप्शन है, देखो सारे के सारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन किसके द्वारा शो किए जाते हैं, न्यूट्रोफिल के द्वारा शो किए जाते हैं। एक एक्सेप्शन है, टाइफाइड। जब किसी भी पर्सन को टाइफाइड होता है तो जो बैक्टीरिया एंटर करता है वो है साल्मोनेला टाइफी, और ये फिर जब साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया अगर अंदर एंटर करता है तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन जनरेट करता है। इस बार जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जनरेट किया जाएगा टाइफाइड के केस में, वो न्यूट्रोफिल्स ना शो करेंगी, कौन शो करेंगी, लिम्फोसाइट्स शो करेंगी। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है, इनिशियल रैपिड रेस्पॉन्स है, यानी इमीडिएटली आएगा, शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम के लिए रहेगा, और ये जो रेस्पॉन्स है किसके द्वारा शो किया जाएगा, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा शो किया जाएगा। ठीक है, सारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन किसके द्वारा शो किए जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा शो किए जाएंगे। एक एक्सेप्शन है टाइफाइड के केस में, जब साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया एंटर करेगा तो वो लिम्फोसाइटोसिस
के द्वारा उसका इन्फ्लेमेशन शो होगा। ठीक है, अच्छा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एक चीज और देखने को मिलती है, आपको एडिमा देखने को मिलता है। जहां भी इन्फ्लेमेशन होता है, जहां भी इंजरी होती है, उस एरिया में क्या होंगी, ब्लड वेजल्स होंगी। तो ये ब्लड वेजल्स क्या होती है, इस ब्लड वेजल्स के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो ये प्लाज्मा निकल निकल के बाहर आ जाता है, यानी प्लाज्मा निकल निकल के बाहर टिश्यू में एक्यूमुलेट होने लगता है, और उस जगह पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, एडिमा देखने को मिलता है, क्योंकि उस जगह पे प्लाज्मा बाहर आ जाता है ब्लड वेजल्स से। तो ये हमने डिस्कस किया था एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में। अभी मैं कॉन्ट्रारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में भी कुछ बातें बता देता हूं, ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस जनरेट कर पाए। ठीक है, देखो, अगर मान लीजिए कोई ऐसी इंजरी है यहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपको नहीं बचा पा रहा है, या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जहां एक्यूट इन्फ्लेमेशन अब फेल हो गया है, वो नहीं बचा पा रहा है, तो जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन फेल हो जाता है तब फिर कौन रोल प्ले करता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन प्ले करता है रोल। अब एक बात बताओ, क्रोनिक किसके बाद आ रहा है, एक्यूट के बाद आ रहा है, तो इसका जो ऑनसेट होगा वो क्या होगा, डिलेड, यानी एक्यूट के बाद ही आएगा, तो उसको आने में क्या लगेगा, फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू डेज लग सकते हैं। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, लंबे टाइम तक ये वर्क करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है। देखो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपने देखा था कि ये किसके द्वारा शो किया जाता था, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा शो किया जाता था। लेकिन अगर मैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बात करूं कि सारे के सारे जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं वो या तो मैक्रोफेजेस के द्वारा शो किए जाते हैं, या लिम्फोसाइट्स के द्वारा शो किए जाते हैं, या फिर प्लाज्मा सेल्स के द्वारा शो किए जाते हैं। तो आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। यहां भी एक एक्सेप्शन है, यहां क्रोनिक सुडोमोनास जो नाम से जो पैथोजन होता है, अगर उससे इंफेक्शन होता है तो यहां न्यूट्रोफिल्स शो करती हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जबकि हमने आपको क्या बताया है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन किसके द्वारा शो किया जाएगा, या तो मैक्रोफेजेस के द्वारा, या लिम्फोसाइट्स के द्वारा, या प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। लेकिन सूडोमोनास के द्वारा अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो वो किसके द्वारा शो किया जाएगा, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा शो किया जाएगा। क्लियर है, डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑनसेट इमीडिएट, ड्यूरेशन शॉर्ट लिव्ड। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑनसेट डिलेड, ड्यूरेशन लॉन्ग लिव्ड। एक्यूट इन्फ्लेमेशन कौन शो करेगा, न्यूट्रोफिल्स। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कौन शो करेगा, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको क्या दिखेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हमको आज एक्यूट इन्फ्लेमेशन को क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। तो हम अब बात करेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि अगर कोई इंजरी या फिर कोई इंफेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट फर्स्ट यानी इनिशियल रैपिड रेस्पॉन्स जो जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब देखो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब कहीं भी होता है तो मान लीजिए ये कोई आपका टिश्यू था, ठीक है, यहां पे क्या हुई, कोई इंजरी हुई इस पॉइंट पे, या कोई इन्फेक्शन हुआ, तो यहां पे क्या जनरेट हुआ, सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन जनरेट हुआ। अब जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन परफॉर्म होगा तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं, पार्ट को बोलते हैं वस्कुलर इवेंट, और एक पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, सेल्यूलर इवेंट। ठीक है, तो 5 वस्कुलर इवेंट होते हैं और 7 सेल्यूलर इवेंट होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, देखो, जहां भी आपके इन्फेक्शन होता है या जहां भी आपके इंजरी होती है वहां दो लोग हैं। एक तो ये आपकी ब्लड वेजल है, क्या है, ब्लड वेजल है, इसको मैं यहां बड़ा बना रहा हूं। ठीक है, तो ये आपकी ब्लड वेजल है, ठीक है, और इस ब्लड वेजल के अंदर है डब्ल्यूबीसी। कौन है, डब्ल्यूबीसी। तो यही दो लोग हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो लोग हेल्प करने वाले हैं, एक तो ब्लड वेजल और एक डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ब्लड वेजल्स का जो रोल रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे वस्कुलर इवेंट में, और इन डब्ल्यूबीसी का जो रोल रहेगा उसको डिस्कस करेंगे हम सेल्यूलर इवेंट में। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन किसके द्वारा शो किया जाता है, या कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो इन्फ्लेमेशन है वो शो किया जाता है वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। इसके द्वारा वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। और वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपका क्या आ रहा है, ब्लड विद ब्लड वेजल्स, ब्लड विद ब्लड वेजल्स एंड आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो यानी ब्लड और ब्लड वेजल्स ये रोल को प्ले करने वाली हैं, और ब्लड में भी क्या, डब्ल्यूबीसी मेनली। ठीक है, तो ब्लड वेजल्स और डब्ल्यूबीसी ये मेन रोल प्ले करेंगी। तो ब्लड वेजल्स जो रोल प्ले करेंगे उसको हम पढ़ेंगे वस्कुलर इवेंट्स में, और जो डब्ल्यूबीसी रोल प्ले करेंगे उसको हम पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट में। अब ब्लड वेजल्स में कौन रोल प्ले करेंगी, तो आर्टरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स ये रोल प्ले करेंगी। सेलुलर इवेंट्स का रोल किसके द्वारा प्ले किया जाएगा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा। तो अब हम इन्फ्लेमेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। ठीक है, इस लेक्चर में हम वस्कुलर इवेंट के जो 5 इवेंट्स हैं, ये जो 5 इवेंट्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेलुलर इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ये बेसिकली है क्या, मान लो कि ये क्या था, आपकी स्किन थी, ठीक है,
एक स्किन बना देते हैं और सपोज करिए हम किसी और कलर से, तो इस कलर से। तो ये मान लीजिए आपकी स्किन थी, क्या थी, ये आपकी स्किन थी। और यहाँ पे मान लीजिए ये क्या थी, आपकी स्किन थी। अब इस स्किन के अंदर क्या हुआ, कोई पैथोजन एंटर किया है, या तो ये हो सकता है, या फिर इस स्किन पे क्या हुई है, यहाँ पे कोई इंजरी हुई है, यहाँ पे क्या हुई है, इंजरी हुई है। तो ये ब्लड वेजल्स जो हैं और ये जो WBC हैं, इनका काम क्या है, या तो इस पैथोजन को मार दो, पैथोजन को किल कर दो, है ना, या फिर इस इंजरी को क्या कर दो, हील कर दो। यही तो काम है, इन्फ्लेमेशन यही तो करेगा, पैथोजन को किल करेगा और इंजरी जो हुई है उसको हील करेगा, उसको रिपेयर करेगा। तो इसी के लिए ये दोनों इवेंट है, वस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। इस पैथोजन को किल करने में और इस इंजरी को हील करने में जो ब्लड वेजल्स रोल प्ले कर रही हैं वो वस्कुलर इवेंट है, और जो WBC रोल प्ले कर रही हैं वो सेलुलर इवेंट है। तो जो ये पूरी कहानी है, जो भी हम इवेंट पढ़ने जा रहे हैं, वस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट, ये इवेंट है क्या है, इन इवेंट का मकसद क्या है कि अगर आपके जो पैथोजन एंटर किया है उसको एलिमिनेट कर दो और जो आपकी इंजरी हुई है उसको हील कर दो। हम ब्लड वेजल्स का रोल प्ले करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि ब्लड वेजल क्या रोल प्ले करती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे वस्कुलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो 5 वस्कुलर इवेंट्स हैं, 5 वस्कुलर इवेंट्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। एक है वैसोकंस्ट्रिक्शन, एक है वैसोडाइलेशन, थर्ड इज इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्थ है इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी, एंड फिफ्थ है स्टेसिस। तो आपको पांचों याद होनी चाहिए। फर्स्ट इज वैसोकंस्ट्रिक्शन, सेकंड इज वैसोडाइलेशन, थर्ड इज इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्थ इज इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी, एंड फिफ्थ इज स्टेसिस। एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट को, दैट इज वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो देखो, मान लो क्या है कि ये आपकी क्या है, स्किन है, ये क्या है, आपकी स्किन है, ये क्या है, आपकी स्किन है, और स्किन पे मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या हुई है, कोई इंजरी हुई है, स्किन के इस पॉइंट पे क्या हुई है, कोई इंजरी हुई है, यानी कोई रप्चर हो गया है, ये वाला एरिया मान लीजिए रप्चर हो गया है, किसी भी तरह की कोई इंजरी हुई है, या फिर मान लीजिए इसके थ्रू क्या हो गया, किसी पैथोजन की एंट्री हो गई है। पी मतलब पैथोजन, ये क्या है, किसी पैथोजन की एंट्री हो गई है। तो जैसे कोई इंजरी होती है आपके अंदर, या जैसे ही पैथोजन की एंट्री होती है, तो उस एरिया में आपको वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। जिस एरिया में आपको इंजरी हुई है, मान लीजिए यहां पे आपको कोई इंजरी हुई है, ठीक है, या इस जगह पे पैथोजन की एंट्री हुई है, तो जिस जगह पे पैथोजन की एंट्री हुई है या इंजरी हुई है, उस एरिया के नीचे वाली जो ब्लड वेजल्स होंगी, उस एरिया के नीचे वाली जो ब्लड वेजल्स होंगी, उनमें क्या देखने को मिलेगा, आपको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। और ये एक तरह का रिफ्लेक्स है। ये हमारी बॉडी होती है ना कि कोई भी चीज होती है तो उसके अगेंस्ट रिफ्लेक्स जनरेट करती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने पिन चुभाया, तो आप एकदम से हाथ हटाते हो, तो वो है रिफ्लेक्स एक्शन। तो अगर कहीं इंजरी या पैथोजन की एंट्री होती है, तो उस एरिया की जो ब्लड वेजल्स होती है, वो उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आता है, वो इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। या आप नीचे देख रहे हैं ना डायग्राम में, उस जगह पे आपको जहां पैथोजन है या जहां इंजरी हुई है, वहां वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जो वैसोकंस्ट्रिक्शन है, ये ट्रांजिएंट होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। इसलिए कई बुक्स में तो ये मेंशन्ड भी नहीं है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होता भी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रांजिएंट होता है। और ये होता क्यों है, अगर मान लीजिए कहीं इंजरी हुई है, वहां पे आपकी ब्लड वेजल रप्चर कर गई है, तो अगर आप उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, उसका जो साइज है उसको छोटा कर देंगे, तो जो ब्लड लॉस है उसके थ्रू वो कम हो जाएगा। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन एज अ रिफ्लेक्स जनरेट होता है एट द साइट ऑफ इंजरी, ताकि आप जो ब्लड लॉस है उसको क्या करें, कम कर सकें। ये फर्स्ट इवेंट होता है, ठीक है। कई बुक्स में ये मेंशन भी नहीं है। ये बहुत, अगर माइल्ड इंजरी हुई है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, 3 to 5 सेकंड के लिए होता है, और सीवियर इंजरी हुई है तो ये फ्यू मिनट्स के लिए होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जहां भी चोट लगती है, वो एरिया कुछ टाइम के लिए थोड़ा पेल येलो कलर का दिखने लगता है। वो पेल येलो कलर का इसलिए दिखने को लगता है कि उस एरिया की जो ब्लड वेजल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से वहां पे जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो गई है, और इसकी वजह से वो एरिया जो आपको कैसा दिखता है, पेल येलो कलर दिखता है। इसको हम ब्लेंचिंग बोलते हैं, और ये आपको जस्ट इमीडिएट आफ्टर द इंजरी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, वैसोकंस्ट्रिक्शन। किसकी वजह से आया, रीजन क्या था, ये हमारी बॉडी का एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। और क्यों हुआ, अगर मान लीजिए जहां भी इंजरी हुई है वहां ब्लड लॉस ज्यादा ना हो जाए, इसलिए ब्लड वेजल्स क्या कर रही हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। या फिर ब्लड वेजल्स इस पैथोजन से बचने के लिए, इसके टॉक्सिन से बचने के लिए क्या कर रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसोडाइलेशन के बारे में। नेक्स्ट स्टेप क्या था, वैसोडाइलेशन। अब देखो होता क्या है, जहां भी आपकी इंजरी होती है, तो जो इंजर्ड टिश्यू होता है वो एक लोकल हार्मोन रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। तो मान लीजिए क्या था, ये आपकी इंजरी हुई, ये आपका हैंड है, और आपके इस हैंड पे क्या हुआ, इंजरी हुई, यहाँ पे क्या हुई, इंजरी हुई। तो यहाँ की जो सेल्स होंगी,
ये सेल्स जो होंगी वो क्या हुई होंगी, डैमेज हुई होंगी, जिसको हम इंजर्ड टिश्यू बोल रहे हैं। अब ये जो डैमेज सेल है ये एक लोकल हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। या फिर अगर मान लीजिए आपके हैंड के अंदर यहाँ कोई पैथोजन एंटर कर गया, तो ये पैथोजन क्या करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है। तो इंजर्ड टिश्यू से जब प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है या पैथोजन अंदर जाके जब टॉक्सिन रिलीज करता है, तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन को और इस टॉक्सिन को उस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट जो मास्ट सेल होती हैं, क्या प्रेजेंट होती हैं, मास्ट सेल प्रेजेंट जो होती हैं वो सेंस कर लेती हैं। और जैसे ही मास्ट सेल सेंस करते हैं कि या तो कोई इंजरी हुई है तभी प्रोस्टाग्लैंडिन निकला है, या ये कोई बैक्टीरिया या पैथोजन है जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, तो इसको कौन सेंस कर लेती है, उस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट जो मास्ट सेल्स होती हैं वो सेंस कर लेती हैं। और जैसे वो सेंस करती हैं वो एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। क्या बोलते हैं, हिस्टामिन। तो वैसोडाइलेशन जो, अब जो हिस्टामिन आपको पता है क्या होता है, ये वैसोडाइलेटर होता है। क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है। ये जब ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा तो वो डायलेशन करेगा। तो इंजर्ड टिश्यू से या पैथोजन से जब आप टॉक्सिन्स निकले, इंजर्ड टिश्यू से जब प्रोस्टाग्लैंडिन निकला और जब पैथोजन से टॉक्सिन निकला, तो इन्होंने मास्ट सेल को एक्टिवेट किया। मास्ट सेल ने क्या रिलीज किया, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है, वैसोडाइलेटर है। तो इस एरिया की जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। तो वैसोडाइलेशन का मीडिएटर कौन है, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है, कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल रिलीज करती है। अब वैसोडाइलेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वैसोडाइलेशन से क्या होगा, उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें जो ब्लड का जो फ्लो होगा, जो ब्लड का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जहां पैथोजन था, जहां इंजरी थी, उस एरिया में आपको वैसोडाइलेशन देखने को मिल रहा है। और वैसोडाइलेशन होने की वजह से उस एरिया में जो ब्लड फ्लो का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए उस एरिया में आपको रेडनेस देखने को मिलती है। और रेडनेस देखने को मिलती है तो आपको याद है अपना पहला कार्डिनल साइन, डू यू रिमेंबर फर्स्ट कार्डिनल साइन, दैट इज रेडनेस, रिबॉर। तो आपको क्या देखने को मिलता है, रिबॉर देखने को मिलता है। और आपको क्या देखने को मिलता है, उस एरिया में आपको एलिवेटेड टेम्परेचर देखने को मिलता है। उस एरिया में आपको टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मिलता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, ये ब्लड के थ्रू कहां जाता है, हाइपोथैलेमस तक चला जाता है। और वहां हाइपोथैलेमस को जाके क्या कर देता है, ट्रिगर कर देता है। और आपको पता है टेम्परेचर रेगुलेशन का जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस है। तो जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है, आपका एलिवेट हो जाता है। तो आपको एक और कार्डिनल साइन देखने को मिलता है, दैट इज कोलर। ठीक है, तो आपको रेडनेस देखने को मिली उस एरिया में जहां आपकी इंजरी हुई थी। ठीक है, और कॉलर यानी कि आपको उस एरिया में इंक्रीज टेम्परेचर देखने को मिला। ये चीज जो होती है ये परसिस्टेंट होती है, प्रोग्रेसिव होती है। यानी आपकी ब्लड वेसल्स जो डायलेट करती हैं ये थोड़े लंबे टाइम तक करती हैं। आपको उस एरिया में लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको वेसोडाइलेशन देखने को मिलेगा और ये इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कवर किया था क्या, जैसे आपकी इंजरी हुई या इन्फेक्शन हुआ, पहले आपने क्या देखा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट की थी। ठीक है, और उसका रीजन क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा, वैसोडाइलेशन पढ़ा। वैसोडाइलेशन में क्या है, उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट हो गई, किसकी वजह से, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। हिस्टामिन किसके द्वारा रिलीज किया गया था, मास्ट सेल के द्वारा। क्यों रिलीज किया गया था, क्योंकि उसने सेंस कर लिया था कि या तो इंजरी हुई है तो प्रोस्टाग्लैंडिन निकला है, या फिर कोई टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, किससे, पैथोजन से। ठीक है, तो हमने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन पढ़ ले। थर्ड हमारा क्या था, एलिवेट या फिर इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो क्या होता है कि मान लीजिए अब आपकी ब्लड वेसल्स क्या करनी, डायलेट करनी। ये आपकी ब्लड वेसल्स क्या करनी, मान लीजिए डायलेट कर गई। तो देखो दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें क्या है, ब्लड है ना, इस ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड है। और ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है और क्या है, ब्लड सेल्स है। अब प्लाज्मा का जो 90% पार्ट क्या होता है, वो होता है वाटर। वो क्या होता है, वाटर होता है। तो इस वाटर की वजह से एक आउटसाइड फोर्स लगता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, इस ब्लड में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करती हैं, बाहर से वाटर को अंदर एंटर कराना चाहती हैं, या बाहर से जो आपका सॉल्वेंट वाला पार्ट होता है उसको अंदर एंटर कराना चाहती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इतना याद रखिए कि ब्लड में जो वाटर होता है उसकी वजह से एक आउटवर्ड प्रेशर लगता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसकी वजह से अंदर की तरफ एक प्रेशर जनरेट होता है सॉल्वेंट की वजह से, जिसको हम बोलते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इनिशियली नॉर्मल स्टेट में ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। जब आपकी जो ब्लड वेसल है, अगर मान लीजिए उसमें कोई डायलेशन नहीं है, कोई भी डायलेशन नहीं है, नॉर्मल है, तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, बाहर वाला और अंदर वाला, तो नॉर्मली काम चलता रहता है। बट होता क्या है कि जैसे वैसोडाइलेशन होता है, क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू
कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ब्लड के अंदर से जो वाटर वाला पार्ट होता है, इस प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है। उस वाटर में जो भी चीजें डिजोल्व है, वाटर विद डिजोल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, ये बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो ड्यू टू द वैसोडाइलेशन क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लीकेज देखने को मिलती है। प्लाज्मा का जो वाटर वाला जो कंटेंट होता है या वाटर में जो डिजोल्व चीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी उस एरिया में आपको देखने को इडिमा देखने को मिलेगा। प्लाज्मा ब्लड वेजल से बाहर आ चुका है, प्लाज्मा का जो वाटर वाला कंटेंट है वो कहां आ चुका है, बाहर आ चुका है। इसलिए उस टिश्यू के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस वाटरी कंटेंट का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, यानी उस एरिया में आपको एडिमा देखने को मिलेगा। और इस तरह के एडिमा को हम बोलते हैं ट्रांसड्यूडेट एडिमा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लाज्मा वाला पार्ट आ रहा है, कोई भी WBC या प्लाज्मा प्रोटीन से ब्लड सेल्स कुछ भी बाहर नहीं आ रही है, सिर्फ वाटरी कंटेंट बाहर आ रहा है। तो इस तरह के एडिमा को हम बोलते हैं ट्रांसड्यूडेट एडिमा, यानी उस एरिया में आपको ट्यूमर देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो एक और कार्डिनल साइन देखने को मिल गया। ठीक है, एक और कार्डिनल साइन देखने को मिल गया। तो हमने 3 स्टेप्स कवर कर लिए। अब फर्स्ट हमारा क्या था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। पहले हमने क्या पढ़ा था कि उस एरिया में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा एज अ रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा, उस एरिया में आपको वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। थर्ड, हमने देखा उस एरिया में आपको एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ट्रांसड्यूडेट एडिमा देखने को मिलेगा। एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी वजह से, वैसोडाइलेशन की वजह से। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ट्रांसड्यूडेट एडिमा देखने को मिलता है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी। इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी, देखो ये वाला स्टेप है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। क्या है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। और इस स्टेप को हम बोलते हैं हॉलमार्क इवेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। क्या बोलते हैं, हॉलमार्क इवेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। रीजन क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ जो WBC है वो बाहर आ जाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये आपकी मान लीजिए कोई भी ब्लड वेजल है, मान लीजिए आर्टेरियोल हो सकती है, कैपिलरी हो सकती है या फिर वेन्यूल हो सकती है। इसमें क्या होता है, यहाँ जो सेल्स होती हैं इस ब्लड वेजल में, इनको हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। तो जो लाइनिंग होती है ब्लड वेजल्स की वो किससे मिलकर बनी होती है, एंडोथेलियल सेल्स। ये टाइटली पैक्ड होती हैं। क्या होती हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं। इनके बाहर जाने की वजह से किसी को अलाउ नहीं होता। इसमें से ब्लड का जो पार्ट है, ठीक है, इसमें से कुछ भी पार्ट बाहर ना जाए, इसकी पैकिंग कौन करके रखती है, एंडोथेलियल सेल्स करके रखती हैं। ठीक है, तो अब इन एंडोथेलियल सेल्स की क्या हो जाती है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी जो वॉल है, ये ब्लड वेजल की जो वॉल है, इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि प्लाज्मा बाहर जा पाता है। क्या जा पाता है, प्लाज्मा बाहर जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर जाती हैं। और ध्यान रखना, सम, क्या बोल रहा हूं मैं, सम अमाउंट ऑफ WBC, बहुत सारी नहीं, सम अमाउंट ऑफ WBC बाहर जा पाती हैं और एंटीबॉडीज भी बाहर जा पाती हैं। तो हो क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेजल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। जो ब्लड वेजल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी वो अब इजीली क्या कर सकती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स और कुछ अमाउंट में WBC और एंटीबॉडीज को बाहर भेज सकती हैं। तो इट इज हॉलमार्क इवेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है, गैप क्रिएट हो जाते हैं, किसमें, एंडोथेलियल सेल्स में। तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स दिख रही थी ना आपको, ये इनके बीच में गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। इनके बीच में क्या दिखते हैं, थोड़े थोड़े गैप्स देखने को मिलते हैं। पहले ये कैसी थी, पहले टाइटली पैक्ड थी इस तरीके से। अब आपको इनके बीच में क्या देखने को मिलेंगे, इस तरीके से गैप्स देखने को मिलेंगे, जिनकी हेल्प से प्लाज्मा प्रोटीन और सम अमाउंट में WBC बाहर जा पाएंगे, आउटसाइड जा पाएंगे। तो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होती है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है वस्कुलर वेजल्स की, और इसकी वजह से आपको एक्सुडेट एडिमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक्सुडेट एडिमा। इससे पहले आपने अभी जब एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाला हमने पॉइंट पढ़ा था, तब आपने ट्रांसड्यूडेट एडिमा पढ़ा था। देखो ट्रांसड्यूडेट एडिमा वो एडिमा होता है जिसमें सिर्फ वाटरी कंटेंट बाहर जाता है। क्या जाता है, वाटरी कंटेंट बाहर जाता है। कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन या प्लाज्मा की जो सेल्स होती हैं या फिर एंटीबॉडीज होती हैं, ये सब बाहर नहीं जाती, सिर्फ वाटरी कंटेंट बाहर जाता है। लेकिन इस बार जब आपने देखा कि गैप क्रिएट हो चुका है, अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो चुका है, तो अब कुछ अमाउंट में WBC बाहर जाएंगी, प्लाज्मा की प्रोटीन्स भी बाहर जाएंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज वगैरह भी बाहर जाएंगी। तो इस बार सिर्फ वाटरी कंटेंट नहीं जा रहा, इस बार अदर चीजें भी जा रही हैं, और इस तरीके के एडिमा को हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट एडिमा बोलते हैं। और ये सारी चीजें निकल के कहां जमा होती रहती हैं, उस टिश्यू में जमा होती रहती हैं। इसलिए उस टिश्यू में आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है, यानी आपको एक और कार्डिनल साइन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ठीक है, देखिए समझ आ गया। तो पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, वैसोडाइलेशन में आपने क्या देखा, रेडनेस देखी, और क्या देखा, एलिवेटेड टेम्परेचर देखा, यानी रूबोर और कोलोर आपने देखने को मिला। ठीक है, अब एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी में आपने एक और चीज देखी, क्या था वो, कि आपको ट्यूमर देखने को मिला, उस एरिया में स्वेलिंग देखने को मिली। तो आपने 4 स्टेप कवर कर लिए, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कवर कर लिया, जैसे इंजरी या इन्फेक्शन हुआ था, क्या हुआ था,
वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ था, ये रिफ्लेक्स एक्शन थी हमारी बॉडी की। फिर वैसोडाइलेशन आपने देखा, किसकी वजह से, हिस्टामिन की वजह से। फिर आपने एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखा, ठीक है, क्योंकि वैसोडाइलेशन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया था। और आपने इंक्रीज वस्कुलर परमिलिटी देखी। अब देखो ये गैप क्यों क्रिएट हो रहे हैं, इसका एक मैकेनिज्म है जिसको मैं अभी आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इस ब्लड वेजल्स के अंदर से प्लाज्मा प्रोटीन्स और कुछ अमाउंट में WBC ये सब बाहर जा रहे हैं, तो क्या आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि अब इसके अंदर क्या बचा होगा, RBCs बची होंगी, प्लेटलेट्स बची होंगी। तो यहाँ पे वाटरी कंटेंट जो था या प्लाज्मा था वो तो बाहर निकल आया। आपको पता है ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वाटरी पार्ट या लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लड वेजल्स। तो प्लाज्मा अगर बाहर आ गया तो ये सॉलिड पार्ट अंदर रह गया, तो अंदर जो है वो थोड़ी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लिक्विड पार्ट निकल आ गया तो सॉलिड पार्ट जमा होने लगता है अंदर की तरफ, ब्लड वेजल के अंदर की तरफ, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा कंटेंट तो बाहर आ गया, तो RBC कंसंट्रेट हो जाती है, यानी इस अंदर के एरिया की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब इसमें लिक्विड पार्ट नहीं है, लिक्विड पार्ट कम है, सॉलिड पार्ट ज्यादा है। तो अब ब्लड का जो फ्लो होगा इसमें वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्लगिश ब्लड फ्लो हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड कंटेंट ज्यादा है, RBC एक्यूमुलेट हो चुकी है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन और WBC सम अमाउंट में तो बाहर आ चुके हैं, जिसकी वजह से इस ब्लड वेजल में जो ब्लड का जो फ्लो होगा वो स्लो हो जाएगा, स्लगिश ब्लड फ्लो होगा, जिसको हम बोलेंगे स्टेटिसिस। तो हमने फिफ्थ पॉइंट भी कवर कर लिया जो क्या था, स्टेसिस। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 5 इवेंट थे, क्लियर है। वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन, ठीक है, एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्थ था हमारा इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी, एंड फिफ्थ था हमारा स्टेसिस। फिफ्थ क्या था हमारा, स्टेसिस। हमारा रॉबिन्स का एक डायग्राम है जिसमें ये बता रहे हैं कि ये आपकी नॉर्मल कंडीशन थी ब्लड वेजल की, जिसमें बाहर की तरफ क्या लग रहा था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किसकी वजह से, वाटर की वजह से, और अंदर की तरफ क्या लग रहा था, कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, किसकी वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। तो कंडीशन नॉर्मल थी। लेकिन जब वैसोडाइलेशन देखने को मिला, जब वैसोडाइलेशन हुआ तो आपने देखा कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था ये बढ़ जाता है और कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ये बात मैंने अभी बताई थी किस वाले पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के केस में, कि जो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है और कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटरी कंटेंट बाहर निकल जाता है। वाटरी कंटेंट बाहर निकलने से जो एडिमा जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसयूटेड एडिमा, है ना। फिर जो हमने फोर्थ पॉइंट बताया था, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी, उसमें हमने क्या बताया था कि जो सेल्स हैं इनके बीच में गैप क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं, गैप क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा प्रोटीन, सम अमाउंट में WBC, है ना, और एंटीबॉडीज वगैरह ये सब बाहर देखने को मिलती हैं। और इस तरीके के एडिमा को हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेटिव एडिमा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इवेंट था, इंक्रीज इन वस्कुलर परमिएबिलिटी, जो फोर्थ इवेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसी को हम हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो हमने ऑल 5 वस्कुलर इवेंट्स को डिस्कस कर लिया था। अब इसमें से जो हमारा फोर्थ इवेंट है, दैट इज इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी, इसको हमको क्या करना है, डिटेल में समझना है। इसमें बेसिकली क्या है कि आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं और इसकी जो वॉल्स हैं ब्लड वेजल्स की, इनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अब जो अंदर का कंटेंट था, इन ब्लड वेजल्स के अंदर जो कंटेंट था, प्लाज्मा था, WBCs थी, उनका क्या हो रहा है, आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी कि ब्लड वेजल्स की जो वॉल्स हैं इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है कि इसका बेसिकली क्या मैकेनिज्म है। इसको समझने से पहले आपको ये जानना है कि ये जो प्रोसेस है, इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी, ये मेनली आपको कहां देखने को मिलती है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में देखने को मिलती है। अब पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल क्या है, देखो कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले आपका एक मोटा पाइप आ रहा होता है, ठीक है, हार्ट से एक पाइप आ रहा होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी। आर्टरी जो होता है वो छोटे छोटे पाइप्स में टूटता है जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स। क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स। ये आर्टेरियोल्स क्या होता है, फिर फर्दर छोटे छोटे पाइप्स में टूटता है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी फिर ज्वाइन होकर एक बड़ा पाइप बनाती है जिसको हम बोलते हैं वेन्यूल। क्या बोलते हैं, वेन्यूल। और वेन्यूल्स ज्वाइन होकर फिर एक मोटा पाइप बनाती है जिसको बोलते हैं वेन, और ये वेन वापस कहां चली जाती है, हार्ट की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये एक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो जो आपको इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी देखने को मिलती है इन 5 इवेंट्स में, जो इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी देखने को मिलती है, वो आपको इस वाले रीजन में देखने को मिलती है, यानी पोस्ट कैपिलरी के बाद जो वेन्यूल वाला पार्ट है उस जगह पे आके आपको इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी देखने को मिलती है। अब इस इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी के पीछे 5 रीजंस हो सकते हैं। एक तो एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो सेल्स जो इस ब्लड वेजल की वॉल बना रही थी, जिनको हम एंडोथेलियल सेल्स बोल रहे थे, जो कि ये थी, इनके बीच में गैप क्रिएट हो जाए, इनके बीच में क्या हो, गैप देखने को मिले। तो एक तो ये रीजन हो सकता है, और ये मोस्ट कॉमन रीजन है जो हमको यूजुअली देखने को मिलता है।
इसके अलावा और भी 4 रीजंस हो सकते हैं इस वस्कुलर परमिएबिलिटी के, इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी को, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज के साथ, जिसमें हमको देखने को मिलता है कि एंडोथीलियल गैप फॉर्मेशन। क्या देखने को मिलता है? एंडोथीलियल गैप फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट कॉमनली रीजन है किसका? इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी का। तो सपोज करिए ये क्या है? आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन है, और ये क्या है? स्किन के नीचे क्या है? वो ब्लड वेजल्स हैं, और ब्लड वेजल्स में ये क्या है? एंडोथेलियल सेल्स हैं। तो इनिशियली क्या होता है? इनिशियली जो ब्लड वेजल्स होती हैं, उनकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। क्या होती हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। लेकिन जब इंजरी होती है या इन्फेक्शन होता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। यानी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होने पे क्या होगा कि बीच में गैप क्रिएट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इनके बीच में क्या देखने को मिलेंगे? आपको गैप देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आपको गैप देखने को मिलेगा तो इस गैप में से क्या होगा? प्लाज्मा बाहर निकल जाएगा, या WBC बाहर निकल जाएंगी, या प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर निकल जाएंगी। ठीक है। और जब आपको इसमें रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो गैप क्रिएट हो गए, और रिट्रैक्शन हुआ तो इन्होंने क्या किया? वापस इनके अंदर क्या हो गई? कॉम्पैक्सिटी आ गई। ठीक है, कॉम्पैक्सिटी आ गई। ठीक है। तो एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन का रीजन क्या है? कि जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता कौन है? किसकी वजह से होता है? तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन, अगेन हीरोज ऑफ दिस स्टोरी। हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, इनकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन का, ये इमीडिएट होता है। जैसे ही आपके इंजरी होगी या जैसे ही आपके इन्फेक्शन होगा इमीडिएटली देखने को मिलेगा, बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। तो कैसा होता है इसका ऑनसेट? कैसा होता है? ऑनसेट होता है इमीडिएट, और कितने ड्यूरेशन के लिए वर्क करता है? ट्रांजिएंट, थोड़े टाइम के लिए ये परफॉर्म होता है। और कहां देखने को मिलेगा? वेन्यूल वाले पार्ट में, बताया है ना, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल वाले पार्ट में आपको ये देखने को मिलता है। तो ये तो मोस्ट कॉमन था। इसके अलावा और क्या क्या रीजन हो सकते हैं इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी के? तो सेकंड ये रीजन हो सकता है डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। इसमें क्या हो सकता है? मान लीजिए ये आपको कोई टिश्यू था, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो ये क्या होगा? इसमें रबिंग आ गई, या सीवियर इंजरी हो गई एक्सीडेंट से। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट इंजरी इतनी डीप हो कि डायरेक्ट ब्लड वेजल रप्चर कर गई हो। ठीक है, ब्लड वेजल में डायरेक्ट इंजरी हो गई हो, ब्लड वेजल आपकी क्या हो गई हो? मान लीजिए ब्लड वेजल थी और इसमें क्या हो गया हो? यहाँ रप्चरिंग आ गई हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पैथोजन आपके अंदर एंटर किया है, उसने ऐसा टॉक्सिन रिलीज किया हो जिस टॉक्सिन ने आपकी ब्लड वेजल में होल क्रिएट कर दिए हो, परफोरेशन क्रिएट कर दिया हो। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। तो अगर आपके एक्सीडेंट हो रहा है या केमिकल रिलीज होकर परफोरेशन हो रहा है तो ये कैसा प्रोसेस होगा? इमीडिएट प्रोसेस होगा। एकदम से एक्सीडेंट होगा, एकदम से इंजरी क्या होगी? इंजरी होगी, और एकदम से क्या होगी? ब्लड वेसल रप्चर करेगी। तो ये इमीडिएट होता है, लेकिन लंबे टाइम तक रहता है। लंबे टाइम तक रहेगा क्योंकि जब तक उस एरिया की जो प्लेटलेट्स हैं वो आके वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, उसको हील नहीं करेंगी, तब तक वो ओपनिंग रहेगी। तो ये इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है और सस्टेन्ड रहता है, थोड़े लंबे टाइम के लिए रहता है। इसमें जो आपकी एंडोथेलियम होती है वो डायरेक्टली इंजर्ड होती है। कौन इंजर्ड करता है? मीडिएटर कौन है? या तो आपकी डायरेक्ट इंजरी हुई है या फिर इन्फेक्शन हुआ है। तो जो बैक्टीरिया पैथोजन एंटर किया या तो उसके टॉक्सिन की वजह से हुआ है, या फिर आपकी टिश्यू की डेथ हुई है, इंजरी हुई है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर किए हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की थी डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी बाय इमीडिएट एंड प्रोलॉन्ग्ड रेस्पॉन्स। लेकिन कभी कभी डिलेड रेस्पॉन्स से भी इंजरी देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी धूप में गए, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और आप बहुत लंबे टाइम तक धूप में रहते हैं, सनलाइट में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो फेस होता है, इसकी जो स्किन होती है वो कभी कभी क्रैक आ जाते हैं। उसमें कुछ लोगों में स्किन पे क्या आ जाता है? क्रैक आ जाते हैं और ब्लड उसमें से ऊज आउट होते हुए आपको दिखता है। तो वो है डिलेड सनबर्न। क्या है? डिलेड सनबर्न, जब आप लंबे टाइम तक धूप में रहते हैं। तो ये क्या है? डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रेस्पॉन्स है। तो उसमें क्या है? सन रेज की वजह से, धूप की वजह से आपकी स्किन जो हो गई है वो क्या हो गई है? वो क्रैक आ गए हैं, उसमें ब्लड वेसल्स क्या हो गई हैं? रप्चर हो गई हैं। तो ये क्या है? डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी है, बट ये इमीडिएट नहीं है। ये कैसी है? इमीडिएट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं था कि आप एकदम धूप में गए और आपकी स्किन क्रैक हो गई, थोड़ा टाइम लेता है, लंबे टाइम तक जब आप धूप में रहते हैं। तो ये कैसा? डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो हमने अब तक दो रीजन डिस्कस कर लिए। एक तो एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन, कि एंडोथेलियल सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही है, इसकी वजह से गैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और ये कौन करा रहा है? हिस्टामिन और सीरोटोनिन। दूसरा डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, इसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसमें होल क्रिएट हो रहे हैं, गैप क्रिएट हो रहा है, और इसको कौन करा रहा है? पैथोजन से निकलने वाला टॉक्सिन, या फिर आपकी जो डायरेक्ट इंजरी हुई है, डायरेक्ट एक्सीडेंट हुआ है उसके इंपैक्ट से। ठीक है,
थर्ड इज ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी। तीसरा जो रीजन हो सकता है वो क्या हो सकता है, ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी। इसमें क्या होता है, जो WBC होती हैं वो खुद ऐसे एंजाइम्स केमिकल्स रिलीज करती हैं जो आपकी जो ब्लड वेजल्स है उसमें परफोरेशन क्रिएट कर देते हैं, और ये WBC खुद एंजाइम्स रिलीज करके परफोरेशन कॉज करके इसमें से क्या करती हैं, बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। ओके, लेकिन ये डिलेड रेस्पॉन्स होता है, इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग रेस्पॉन्स होता है। ऐसा नहीं कि जैसे इंजरी हुई तुरंत से WBC केमिकल रिलीज करेंगी, ये कैसा है, डिलेड रेस्पॉन्स है बट प्रोलॉन्ज्ड है, थोड़े टाइम के लिए रहता है। ठीक है, कहां देखने को मिलेगा, सेम पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस क्या है, कभी कभी जो WBC और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं वो सेल के अंदर एंटर करके बाहर जाती हैं। कैसे, मान लीजिए ये क्या है, आपकी ब्लड वेजल है, क्या है, ये आपकी ब्लड वेजल है, और ये आपकी ब्लड वेजल में क्या है, एंडोथेलियल सेल्स हैं, क्या है, एंडोथेलियल सेल्स हैं। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, ट्रांससाइटोसिस देखने को मिलती है, यानी आपकी जो WBC है या प्लाज्मा प्रोटीन है वो सेल के अंदर होके जा रही है। अब सेल के अंदर होके कोई रास्ता तो होगा, तो ये क्या करती है, टनल का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, टनल का फॉर्मेशन करती है अक्रॉस द एंडोथेलियल सेल। अक्रॉस द एंडोथेलियल सेल क्या होता है, टनल का फॉर्मेशन होता है, और उस टनल को हम बोलते हैं वीवी ऑर्गेनली। क्या बोलते हैं, वीवी ऑर्गेनली, वेसिकुलो वेस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। ये टनल किसके द्वारा बनाई जाती है, वैक्यूल्स के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा, वैक्यूल्स के द्वारा बनाई जाती है, और इस टनल के थ्रू होकर WBC और प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर की तरफ जाती हैं। इसमें कौन हेल्प करता है, अगेन हीरो ऑफ द स्टोरी हिस्टामिन हेल्प करता है, और VEGF ये ग्रोथ फैक्टर होते हैं ब्लड वेजल्स के, वो इसमें हेल्प करते हैं। और ये भी आपको कहां देखने को मिलता है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल वाले पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये फोर्थ रीजन। अब बात करें हम, फिफ्थ रीजन क्या था, फिफ्थ रीजन है एंजियोजेनेसिस। देखो, जब भी आपकी किसी भी न्यू ब्लड वेजल का फॉर्मेशन होता है, तो जब न्यू ब्लड वेजल्स होती है तो उसकी एंडोथेलियल जो सेल्स होती हैं उनके बीच में गैप होता है। जब भी न्यू फॉर्मेशन होता है किसी ब्लड वेजल का, तो उसकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती है उनके बीच में गैप होता है, और इसी गैप से क्या होता है, प्लाज्मा बाहर निकल जाता है, प्लाज्मा बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये ब्लड वेजल मैच्योर होती है, बड़ी होती है, मैच्योर होती है, तो ये गैप क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। ये क्या होता है, फिल हो जाता है। तो दिस वाज एंजियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेजल के टाइम पे आपको इमेच्योर ब्लड वेजल्स में लीकेज देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें कौन हेल्प करता है, अगेन हिस्टामिन एंड VEGF। तो हमने ये 5 मैकेनिज्म बताई जिसकी वजह से वस्कुलर परमिलिटी, इंक्रीज इन वस्कुलर परमिलिटी देखने को मिलती है। वो 5 रीजन क्या थे, पहला क्या था हमारा, एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन, सेल के बीच में गैप क्रिएट हो रहा था, किसकी वजह से, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन की वजह से। दूसरा हमने क्या देखा, डायरेक्ट इंजरी हुई है, यानी या तो आपके डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ एक्सीडेंट का, या फिर जो पैथोजन था उससे टॉक्सिन निकला था, उसने क्या किया, परफोरेशन क्रिएट किया। थर्ड जो हमने समझा था, ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी, WBC ने खुद ऐसे एंजाइम्स क्रिएट किए जिससे क्या हुआ, ब्लड वेजल्स में परफोरेशन क्रिएट हुआ। ठीक है, और फोर्थ हमने क्या समझा था, ट्रांससाइटोसिस, जिसमें टनल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, टनल के थ्रू जो आपकी WBC थी वो बाहर गई है। ठीक है, एंड फिफ्थ इज एंजियोजेनेसिस। जब इमेच्योर ब्लड वेजल्स होती हैं तो उनके बीच में क्या होते हैं, गैप्स होते हैं, और उन गैप्स के थ्रू क्या होती है, WBC और प्लाज्मा कंटेंट बाहर की तरफ जाता है। तो दीज वर 5 रीजन ऑफ इंक्रीज वस्कुलर परमिलिटी। तो इस लेक्चर में हमने जो वस्कुलर इवेंट थे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेलुलर इवेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।